नमस्कार दोस्तों। हम में से बहुत सारे लोगों ने ज़िंदगी में एक बार रेल का सफ़र तो ज़रूर किया होगा। तो कैसी थी आपकी रेल यात्रा? सुखमय, आनंदनीय? बहुत सारी आशाओं को लेके आपने भी अपनी रेल का सफ़र कूच किया होगा। चलती गाड़ी के दौरान आपने भी कोल्ड ड्रिंक और वेफर का स्वाद लिया होगा। सामने बैठे दादा दादी और अंकल जी से भी दो चार बातें की होगी या फिर सुनी होगी। हवा की झोंकों के साथ टकराए होगे और ट्रेन की मधुर आवाज़ सुन के आप भी सो गए होगे। और जब आँख खुले तो आपका डेस्टिनेशन स्टेशन सामने होगा। ऐसा ही होता है ना ज़्यादातर ट्रेन का सफ़र। ऐसी ही सारी आशा लेके दो ट्रेन के यात्रियों ने भी अपना सफ़र शुरू किया था, पर यात्रियों को ये नहीं पता था कि उनका सफ़र कितना भयानक होने वाला है। ये कहूँ तो उनको बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि वे अपने डेस्टिनेशन स्टेशन तक पहुँच पाएंगे या नहीं, क्योंकि बीच में ही एक ऐसी वारदात अंजाम देती है जो लोगों के हृदय हिला देती है, हजारों लोगों की जान और भारत के मान को हिला देती है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं ये वारदात क्या है, क्यों है और कैसी है। ये कहानी शुरू होती है चिंटू से, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस 12841 शालीमार से चेन्नई जाने वाली गाड़ी का सवारी होता है। ट्रेन में अपने मम्मी और पापा के साथ उसका सफ़र अच्छा जा रहा होता है। वो बहुत ही मस्ती करता है, गेम्स खेलता है और ट्रेन की खिड़कियों से प्रकृति का आनंद उठाता है। यह कहूँ तो डिब्बे में ट्रेन से ज़्यादा तो उस बच्चे की ही शोर और शरारतों की आवाज़ थी। अब घड़ी में 6:50 बज रहे होते हैं। ट्रेन उड़ीसा के बालासुर में बहांगा बाजार के स्टेशन से आगे जाने की तैयारी करती है। जैसे ही घड़ी में 6:55 बजते हैं, तभी एक बहुत बड़े धमाके की आवाज़ आती है, जिस आवाज़ की वजह से चिंटू का शोर शोक में बदल जाता है। तो आसान भाषा में कोरोमंडल एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से यानी कि गुड्स ट्रेन से टकरा जाती है और उसके सारे डब्बे डीरेल्ड यानी कि पट्टियों से उतर जाते हैं। और उसी के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन से आती हुई ट्रेन बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस इस डीरेल ट्रेन से टकरा जाती है, जिसके वजह से उसके भी 2-3 पिछले डब्बे पे इफ़ेक्ट होता है। और इसी के वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई है और घायल भी हो चुके हैं। बालासुर के बहंगा बाजार स्टेशन से 4 ट्रैक निकलते हैं, 2 मेन लाइन ट्रैक और 2 लूप लाइन ट्रैक। अब ये लूप लाइन ट्रैक क्या होता है? तो ये ट्रैक वो होते हैं जो मेन लाइन ट्रैक से ही निकलते हैं और थोड़ी दूरी के बाद वो फिर से मेन लाइन ट्रैक पे ही जुड़ जाते हैं। आफ्टर अ शॉर्ट डिस्टेंस वो फिर से मेन लाइन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अब ये लूप लाइन बनाने की ज़रूरत क्या है? तो समझिए, यहाँ पे 2 तरह की ट्रेन्स रहती है जो एक ही डायरेक्शन पे और एक ही ट्रैक पे चलना चाहती है। पहली वे कि जो एक्सप्रेस है, फास्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन है, बहुत दूरी से आ रही है। और दूसरी ट्रेन वो रहती है जो मालगाड़ी है या फिर स्लो लोकल ट्रेन्स होती है, और दोनों को भी एक ही पट्टी पे चलना है, एक ही डायरेक्शन में जाना है। तो फिर यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो स्लो ट्रेन्स रहती है या मालगाड़ीज रहती है, उनको लूप लाइन में भेजा जाता है और पार्क किया जाता है। और जैसे ही मेन लाइन से फास्ट एक्सप्रेस गुजर जाती है, तभी ही ये लूप लाइन में खड़ी पार्क्ड स्लो ट्रेन्स रहती है, उनको फिर से मेन लाइन पे लाया जाता है। तो ये काम रहता है लूप लाइन का। चलिए दोस्तों, तो मैं अब आपको पूरी वारदात ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट की उड़ीसा में कैसे हुई, ये मेरी नॉलेज के हिसाब से मैं आपको सिक्वेंशियल मैनर में बताऊंगी। एक मालगाड़ी ऑलरेडी बहांगा स्टेशन के लूप लाइन में पार्क थी। अब दूसरी जो ट्रेन आती है वो है कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो सेम डायरेक्शन शेयर करती है मालगाड़ी के साथ, इसीलिए उसको मेन लाइन में से जाना था, उसे लूप लाइन में जाना ही नहीं था। और मेन लाइन का उसे सिग्नल भी दिया गया था। ये फास्ट एक्सप्रेस थी जो 128 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चली आ रही थी। पर चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उसको सिग्नल नहीं था, फिर भी वह लूप लाइन में चली गई जहाँ पे ऑलरेडी एक मालगाड़ी पार्क थी। और यहीं से पूरी वारदात अपना अंजाम, अपना रूप लेती है।
अब ऐसा क्यों हुआ? कोरोमंडल एक्सप्रेस को जब लूप लाइन में जाने की इजाज़त ही नहीं थी, सिग्नल ही नहीं था, तो फिर वे लूप लाइन में क्यों चली गई? इसके पीछे का रीज़न क्या है? अभी तक कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आया है, तो इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। अभी होता ये है कि फास्ट आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चला जाता है और उसके डिब्बे जो डीरेल्ड हो जाते हैं, यानी कि पटरी से निकलकर मेन लाइन टू लूप लाइन में चले जाते हैं और बिखर जाते हैं। इतना दृश्य ही बहुत दिल दहलाने वाला था, पर आगे का सुनकर तो और भी बड़ा झटका लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों, जिस वक्त ये दो ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, जब ये दो ट्रेनें टकराती है, उसी वक्त तीसरी ट्रेन सामने से आती है जिसका नाम था बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस, यशवंतपुर एक्सप्रेस भी जिसे कहा जाता है। वो 126 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मेन लाइन 2 से निकलती है और ये एक्सीडेंट की वजह से बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के भी पिछले 2-3 डब्बे इफेक्ट होते हैं। तो ये पूरी दस्तक थी ओडिशा के ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट 2023 के बारे में। ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार इस एक्सीडेंट से 228 लोगों की मृत्यु हुई है और 1200 से ज़्यादा लोग इजाग्रस्त भी हुए हैं, जिसमें से 30 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन से बचाया गया है। ये घटना पूरी शाम के वक्त घटित होती है, जिसकी वजह से चारों ओर अंधेरा रहता है। भयानक आवाज़ सुन के 2 लोग वारदात की जगह पे सबसे पहले पहुंचते हैं। पहले गिरिजा शंकर और दूसरे तुतु बिस्वास। तो बिस्वास भाई का कहना था कि उनको चारों ओर बहुत ही दर्दनाक मंजर दिखाई देता है। सारा मंजर खून से भरा हुआ है, किसी का हाथ तो किसी का पाँव। उन्होंने ये देखा कि एक बच्चा कूट कूट के रो रहा है, उसके माता पिता की मृत्यु हो गई है और बच्चा इतना रोता है कि उसकी भी थोड़ी देर के बाद मृत्यु हो जाती है। लाशों के ढेर चारों ओर और मदद की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ की लोकल पब्लिक मदद के लिए आगे आती है। अपनी इंसानियत दिखाते हुए वह मदद करना शुरू करती है और अपना एक छोटा सा रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करती है। वो मोबाइल की लाइट से अंधेरे को भगाती है और पत्थर मार के ट्रेन की खिड़कियों को तोड़कर लोगों को बाहर निकालती है। थोड़ी ही देर में यहाँ पे फायर सर्विस, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स भी आ जाती है। दूसरे दिन कहीं बड़े बड़े मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, वॉलंटियर्स आदि जमा हो जाते हैं, पर अभी दूसरे दिन तक भी हमें जवाब नहीं मिला कि ये हादसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि मृत लोगों के परिवार को 10 लाख रुपए और इजाग्रस्त लोगों को 2 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। कहा जा रहा है कि 3 से 4 दिन में घटना घटित जगह को रिस्टोर, मतलब कि फिर से पहले जैसा बनाया जाएगा, जिसके वजह से बहुत ही भारी भरकम मशीन्स, 1000 से ज़्यादा लेबर्स और 2 डिजास्टर रिलीफ ट्रेन भी चालू कर दी गई है। अब हम बात करते हैं वजह क्या थी। तो बहुत सारे एक्सपर्ट और कुछ ज्ञानी, उत्तम ज्ञानी जनता के अनुसार ये वजह हो सकती है। पहली, ट्रैक ब्रेकेज। जांच पड़ताल के वक्त ये पता चलता है कि ट्रैक बहुत ही अच्छे से मेंटेन किए गए थे। तो दूसरी वजह ओवर स्पीडिंग भी हो सकती है। तीसरी, शायद किसी ने आतंकी इरादों से पहले से ही ये पूरी साजिश प्री प्लान करके रखी हो। चौथी, इंडिया का इंटरब्लॉकिंग सिस्टम, उसमें कोई खराबी के कारण भी ये हादसा हो सकता है। पांचवी, शायद किसी स्टाफ की गलती हो। छठी, शायद साइड कोलिशन हो गया हो। पर दूसरे दिन रेलवे बोर्ड मेंबर ऑफ ऑपरेशन एंड बिजनेस की सदस्य जया वर्मा सिन्हा बताती है और हिंट देती है कि ये शायद सिग्नलिंग इश्यू की वजह से पूरा हादसा हुआ हो, पर अभी तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी या रिपोर्ट सामने नहीं आया है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि वार्निंग लाइट्स कोरोमंडल एक्सप्रेस की क्यों नहीं स्टार्ट हुई। शायद वो स्टार्ट होती तो बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस बच जाती, वो शायद एक्सीडेंट में नहीं शामिल होती। पर वैसा नहीं है, क्योंकि बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस ऑलरेडी आगे निकल गई थी, तो यहाँ पे वार्निंग लाइट्स भी कुछ काम नहीं आती।
पूरा टॉपिक रिसर्च करते वक्त मुझे ये भी पता चला है कि बहुत सारे लोग ड्राइवर्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो जहाँ तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, वहाँ तक कि मालगाड़ी के ड्राइवर्स और गार्ड्स बिल्कुल ही सेफ है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। और कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और गार्ड, उनको इंजरीज हुए हैं, उनमें से किसी की डेथ नहीं हुई है और गवर्नमेंट ने उन्हें अलग अलग हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया है। घटना घटित जगह के पास एक स्कूल थी और जो भी लाशें अभी तक पहचानने में नहीं आई है, यानी कि जो भी लाशें अभी तक अनआइडेंटिफाइड है, उन लाशों को उस स्कूल में रखा गया है। बहुत सारे देशों ने जैसे कि यूएस, यूके, पाकिस्तान, रशिया आदि ने अपने कंडोलेंसेस भेजकर अपना दुख व्यक्त किया है इस घटना पे। ये घटना वर्ल्ड की वर्स्ट ट्रेन एक्सीडेंट लिस्ट में शामिल हो गई है। अभी तक भारत की 3 घटनाएं इस लिस्ट में शामिल है। अगर ये घटना 90s में होती थी तो चलो समझ में आता था, पर ये 2023 है और ऐसी भयानक घटना अगर अभी एडवांस टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन के बाद घटित हो तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। जाते जाते हम सर्वाइवर से भी मुलाकात लेके जाते हैं। उनका कहना है कि उनके लिए ये एक जीवन दान है। हमारा जो बोगी में जितना आदमी था, रिजर्वेशन बोले तो जनरल का जैसा है। आपके तो 10-15 परिवारजन आदमी आपके मेरा पास बैठे हैं, आपके बदन के साथ ऊपर है, पूरा आके तो गिर उन्हें गया। आपका प्यार दीजिए, जब आपका वक्त दीजिए पूरा और ऐसी ही सच्ची घटना सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।